आप सभी को स्वागत करते हैं आसोल हेल्थ चैनल में। तो आज हम डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य के साथ कुछ बात करने वाले हैं। हमारी ये आज हाल फिलहाल में जो मुद्दा हुआ कश्मीर को लेकर, तो डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य कारगिल वार का हिस्सा रह चुके हैं और अगर हाल फिलहाल में कुछ वार्तालाप में कुछ बिगड़ा हुआ तो हमारा देश को भी जंग लड़ने के लिए तैयारी होना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग को हमारे मन के अंदर ये भी तैयार रखना पड़ेगा कि मास कैजुअलिटी का होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर मास कैजुअलिटी हुआ तो हम डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य से आज जानेंगे कि मास कैजुअलिटी कैसे मैनेज किया जाता है और मास कैजुअलिटी असल में होता क्या है। नमस्कार, आसोल हेल्थ में सबको स्वागत है और सबको हम नमस्ते करते हैं। एक्चुअली आप जो ये पूछ रहे हैं मास कैजुअलिटी, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है। आर्मी मेडिकल कोर में हम लोग थे और मैंने कारगिल टाइम और बाकी ऑप पराक्रम करके भी हम लोगों का साथ ऐसे परिस्थिति हुआ था 2001 साल में, जब हम लोग सोचा था जे विल अटैक पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो ये जो हमारा कैजुअलिटी होता है ये 2, 4, 10, 20, 100 नहीं होता है, ये हज़ारों कैजुअलिटी हो सकते हैं। तो और आजकल जो हमारा कोई वॉर होगा तो इसका 3 किस्म का यूजुअली चांसेस है। हम एक्चुअली NBC क्वालिफाइड थे, हम NBC इंस्ट्रक्टर थे। तो NBC क्या है? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर कोर्स। तो इधर ये न्यूक्लियर वार हो सकते, आप सभी लोगों को मालूम है बोथ कंट्री आर न्यूक्लियर। हम लोगों का पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान का पास भी न्यूक्लियर वेपन है। सो दैट मे बी वन काइंड। सेकेंड इज इट इज़ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब हम लोग जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, कोई बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस, कोई बीमारी कुछ ही है, तो ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं। और एक होता है केमिकल, जो टॉक्सिक केमिकल होता है, हाँ, इससे हम लोग युद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम इसका डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम अभी आपका साथ ये डिस्कस करते हैं ये जो कैजुअलिटी होता है, ये कैजुअलिटी कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज आप लोग तो सिविल का कैजुअलिटी मैनेजमेंट देखा है, बट आर्मी का कैजुअलिटी इज़ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कैजुअलिटी। बिकॉज आप देखिए, नॉर्मली लोग प्लेन लैंड का बारे में ये सोचते हैं और इधर कैजुअलिटी सोचते हैं, लेकिन ये जल, स्थल और अंतरिक्ष तीनों जगह में, लैंड में हो सकते, वाटर में हो सकते, एयर में हो सकते, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और सभी का कैजुअलिटी हो सकते हैं। और दिस में भी प्लेन लैंड, दिस में भी वाटर, दिस में भी जंगल, दिस में भी हिली टेरेन, दिस में भी डेजर्ट। सो एक एक जगह में एक एक तरह का मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि वेरी वेरी एडवर्स सिचुएशन होता है। जब एक वार लाइक सिचुएशन चल रहे है, आप एक नॉर्मल कैजुअलिटी को लेके जाते हैं तो एक एम्बुलेंस को बुला लेते हैं और उसको लेके इवैक्यूएट करते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं। बट जब कोई वार लाइक सिचुएशन है तब आपका हमेशा चांसेस है खुद को प्रोटेक्ट करना, कैजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको इवैक्यूएट करना, ठीक है, उसका जो रेफरल सिस्टम है उसको फॉलो करना। तो ये बहुत बड़ी बात होता है, ऐसे नहीं जो जस्ट कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज़ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। और एक बड़ा चीज़ होता है इसमें, जब एक मास कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है, जब 3 से ज़्यादा मिनिमम कैजुअलिटी कोई जगह में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इवन सिविल में भी आप लोग देखा होगा, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, हो सके 500 आदमी इंजर्ड है, एक प्लेन क्रैश हो गया, एक नेचुरल कैलामिटी हुआ, एक भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक सुनामी हो गया। सुनामी में आपका नंबर ऑफ कैजुअलिटी थे 10 लाख,
तो इसको बोलते हैं मास कैजुअलिटी। इसका बारे में सोचो, जे एक साथ 1000, 1500, 2000, 50,000 अगर कैजुअलिटी हो जाएगा तो इसको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट बात होता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायज। मतलब कैजुअलिटी को प्रायोरिटी देना है, कौन सी कैजुअलिटी को हम पहले भेजेंगे। क्योंकि मेरा पास हो सकते जब हम ट्रायज कर रहे, एक ट्रायज एरिया होता है, एक बड़ा कोई ग्राउंड होता है, खुला ग्राउंड और ऐसे कुछ, उधर कैजुअलिटी को लेके आते हैं लोग। हो सके BFNA करके एक कैडर होता है आर्मी में, बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट। ये लोग एक्चुअली द फर्स्ट अटेंडेंट होता है। कोई भी कैजुअलिटी, सपोज कोई एक जंगल में, कोई एक माउंटेन में कैजुअलिटी हुआ, तो ये जो बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट, क्योंकि डॉक्टर उधर बैठा नहीं, डॉक्टर उससे हो सके 5-10 किलोमीटर पीछे बैठा है। ऐसे नहीं होता है आप लोग जैसे सोचता है जो LOC में कोई डॉक्टर नहीं बैठा होता है। LOC में डॉक्टर एफोर्ड करने के लिए तो मतलब इंडिया को कितना डॉक्टर चाहिए, ठीक है, उतना तो कोई भी कंट्री है, इंडिया नहीं, अमेरिका नहीं, चाइना नहीं, कोई भी एफोर्ड नहीं कर सकते। सो LOC जो आप देख रहे हैं, जिधर आपका एक्चुअली युद्ध हो रहा है, उधर एक्चुअली डॉक्टर बैठा नहीं रहता है। तो ये कैजुअलिटी तो हो रहा है आपका लाइन ऑफ अटैक जिधर हो रहा है, फोर्थ फ्रंट में हो रहा है, तो वो कैजुअलिटी को लेके जाना है। अभी डिपेंडिंग अपन द टेरेन, डिपेंडिंग अपन द फैसिलिटी, वेदर कंडीशन क्या है, आपका पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग कैजुअलिटी को पहले इवैक्यूएट करते हैं। इवैक्यूएट करके कोई एक जगह में सेफ जगह में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायज एरिया। वो ट्रायज एरिया में हम लोग इसको प्रायोरिटी में डालते हैं। प्रायोरिटी क्या चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने का बात है। कोई एक पेशेंट का सपोज़ हम इधर से भेज रहे हैं एम्बुलेंस से, हो सके हमारा उधर जो टर्शियरी हेल्थ सेंटर है, बड़ा कैजुअलिटी है, टर्शियरी हेल्थ सेंटर है, तो हम उसको अगर भेज रहे तो मेरे को नंबर 1 किसको देना है, नंबर 2 किसको देना है, नंबर 3 किसको देना है। सपोज एक पेशेंट का इतना ज़्यादा इंजरी है जो उसको रास्ते में जाते जाते उसका डेथ हो जाएगा, बचाना बहुत मुश्किल। हाँ, तो आप लोगों का हिसाब में क्या लगता है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट हमारा हिसाब में वो नंबर 3 का पीछे है, क्योंकि हम उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे वो जो लाइफ को हम बचा सकते। जो लाइफ अगर रास्ता में मर जाएगा, हम तो एम्बुलेंस को ऑक्यूपाई कर दिया, हम एम्बुलेंस असिस्टेंट को ऑक्यूपाई कर दिया, सब कुछ ऑक्यूपाई कर दिया, क्योंकि हमारा एक एक एम्बुलेंस में हो सके 1-2 जैसे हम भेजेंगे कैजुअलिटी ऐसे जाएगा। एक एम्बुलेंस में 2 लाइन कैजुअलिटी जा सकते, 4 सीटिंग कैजुअलिटी जा सकते, ऐसे बांटा जाते हैं, ठीक है ना। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग और इसको ट्रायज में डालते हैं, और ट्रायज में ट्रायज सीट बनाना पड़ते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छा है हम लोगों का पास, जिसका लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, हम लोग बचा सकते, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी में डालेंगे। और जो रास्ते में जाते जाते मर जाएगा उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हैं। तो अकॉर्डिंगली ये प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स होता है, ये जो आप बोल रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन, ये टाइम में ना हम लोग आर्मी का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करते ही है, उसका साथ साथ जो सिविल सेटअप होता है हमारा, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हमारा कैलकाटा में, हम जस्ट कैलकाटा, आप कैलकाटा से है इसलिए हम कैलकाटा का बात आपको समझा देते हैं। जो कैलकाटा में सपोज़ कमांड हॉस्पिटल है, बैरकपुर बेस हॉस्पिटल है, ऐसे 4-5 हॉस्पिटल और कोई और सेंटर होगा। लेकिन अगर इधर कोई एक न्यूक्लियर बम गिरेगा तो आपको क्या लगता है कैजुअलिटी कितना हो सकते हैं? अगर कैजुअलिटी इतना होगा तो थोड़ी वो एक हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल में ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग
इसका साथ साथ ही जब हम लोग ट्रायज के लिए सोच रहे हैं, जब हम कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो नज़दीक हॉस्पिटल होता है, इट मे बी आर्मी हॉस्पिटल एंड आर्मी का बाद सिविल हॉस्पिटल को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं जो हमारा कैजुअलिटी जाने वाला है, एंड दे विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। वो लोग भी ये जो हमारा एक एक पेशेंट आएगा उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहेगा, उसका ऑक्सीजन, सलाइन, मेडिसिन, सब कुछ, इंजेक्शन, सब कुछ रेडी रहेगा जो हमारा इधर कैजुअलिटी आने वाला। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रायज एंड दिस इज़ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एंड दिस इज़ प्रायोरिटाइजेशन। अब कैजुअलिटी एंड कैसे मैनेज करते हैं ये एक बड़ा बात होता है। तो अभी आपको समझ में आया? अब एकदम डॉक्टर साहब, थैंक यू हमको इतना जानकारी देने के लिए। और हमें लगता है कि हमारे सारे ऑडियंस को भी ये समझ में आए होंगे कि एक्चुअली मास कैजुअलिटी होता क्या है, और मास कैजुअलिटी हुआ तो उसको कैसे संभाला जा सकते हैं हाल फिलहाल में। हम अभी एक चीज़ और हमारा अंदर, ये हमारा बहुत दिन से ये पूछने का मन करता है आपको कि बहुत बार बोला जाता है CPR सबको जानने का बहुत इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में, और CPR को लेके स्कूल कॉलेजेस में भी शिक्षा देना चाहिए कि CPR असल में परफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि एक CPR एक आदमी का जीवन बचा सकता है। यस, CPR पहले आपको हम बताते हैं आप व्हाट इज़ ABC ऑफ लाइफ। मतलब ABC मीन्स प्राइमरी नॉलेज। सो ये जो हमारा लाइफ होता है इसका ABC क्या है? हमारा ABC होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। कोई भी कैजुअलिटी होगा तो उसको पहले ही हम लोग चेक करेंगे जो इसका ABC का क्या स्टेटस है, एयरवे खुला है कि नहीं। बिकॉज कोई भी कैजुअलिटी में अगर आपका ये सांस नाली ब्लॉकेज हो जाएगा, सांस रुक जाएगा, तो आदमी का डेथ हो सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, एक आदमी का अगर सांस रुक जाता है तो कितना जल्दी ब्रेन डेथ होता है। कितना मिनट लगता है आपको मालूम है? ओनली 3 to 5 मिनट्स। ओनली 3 to 5 मिनट्स ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन डेथ हो जाता है। तो ये जो हमारा मुंह का अंदर, इसका बाद हमारा सांस का जो नाली जो ग्लॉटिस होता है उसका नीचे से, लैरिंग्स, उसका जस्ट नीचे आपका लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स से ये स्टार्ट होता है। इधर जाके सांस का जो नाली है और खाना का जो नाली है ये अलग अलग होता है। तो ये मुंह में, ये जो लैरिंग्स का मुंह में अगर कुछ रुक जाएगा तो ये सांस को बंद कर सकते हैं। सो मुंह को खोलना है और ये देखना है। और नाक का अंदर कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं, इसमें भी कुछ रुक रहा है कि नहीं, ये आपको नाक को जस्ट क्लीन करके लगेगा। तो अब लाइट ले लो टॉर्च से, आपको देखना है जो मुंह का अंदर और नाक का अंदर कोई ब्लॉकेज है कि नहीं जो सांस को रुक सके। इसको बोलते हैं एयरवे। ब्रीदिंग क्या है? एक पेशेंट को आप लेटा दिया, जब ब्रीदिंग होता है हमारा एब्डोमिनल मूवमेंट आप देख के आपको समझ में आएगा जो एब्डोमेन मूव हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तब ये छाती फूल जाता है, चेस्ट वाल एक्सपेंशन होता है। जब हम छोड़ते हैं चेस्ट वाल पीछे आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन मूवमेंट देख के आपको समझ में आएगा। और इसका साथ साथ रेसिप्रोकली एब्डोमेन मूव करते हैं, है, क्योंकि ये जो डायफ्राम ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए चेस्ट और एब्डोमिनल मूवमेंट देख के आपको मालूम पड़ेगा जो ये आदमी का सांस चल रहा है कि नहीं। और एक चीज़ होता है, आपका हाथ का पीछे से, बिकॉज दिस इज़ सेंसिटिव एरिया, दिस इज़ लेस सेंसिटिव, तो इसको आप नाक का सामने आप रखोगे ऐसे, तो ये जो हम सांस जो छोड़ते हैं ये गर्म सांस का आपको महसूस होगा। तो इससे भी आप कंफर्म हो जाओगे जिसका ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और थर्ड इज सर्कुलेशन, बिकॉज दिस इज़ द प्राइमरी साइंस ऑफ लाइफ। ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट को जल्दी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ, डेथ भी हो सकता है। तो ये हो गया एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन में आप
अगर ये पल्स check आप करना देख आता है। सकते, पल्स काफ़ी लोग पल्स चेक कर सकते, पेरिफेरल पल्स इधर भी चेक कर सकते, नहीं तो सेंट्रल पल्स, ये जो कैरोटिड पल्स बोलता है, कैरोटिड पल्स में भी आप ये उंगली से ऐसे ऐसे कैरोटिड आर्टरी है, ये जो है हमारा क्लेविकल, ये जो बोन हड्डी है ये क्लेविकल है, तो इसका साइड में आप इधर टच करोगे तो आपको एक इम्पल्स, आपको फीलिंग होगा जो कुछ जा रहे, तो दैट इज़ एक्चुअली हार्ट का पंपिंग का साथ साथ ब्लड जब थ्रू हो रहा है, तो ये ब्रेन में जो आता है ये कैरोटिड पल्स से आपको समझ में आ जाएगा। और जो हाथ में आ रहा है इसका पेरिफेरल पल्स से समझ में आता है। नॉर्मली जिसका पल्स अच्छा होता है वो पेरिफेरल पल्स से समझ में आता है, बट कोई कोई सिचुएशन में पेरिफेरल पल्स कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में अगर कोई थ्रेट आते हैं तो बॉडी हमेशा, हार्ट हमेशा ब्रेन को सप्लाई देगा, बाकी को हो सके काट कर देगा। इसीलिए आप कोई कोई टाइम्स डेंजरस सिचुएशन में आप लोग सुना होगा जिसका पैर और हाथ ठंडी हो रहा है, बिल्कुल ये ठंड हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पेरिफेरल पल्सेशन ये कम हो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसीलिए हमारा जो ये वार्मथ होता है, ये जो हम लोग फील करते हैं, जो टेम्परेचर फील करते हैं, ये बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन अगर कम हो जाएगा तो ये ठंड लगेगा। तो अगर सर्कुलेशन जब कम हो गया तब इधर नहीं मिलेगा तो कैरोटिड मिलेगा, बिकॉज दिस इज सेंट्रल पल्स। कैरोटिड नहीं मिलता है तो इसका पल्स बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। और सेकेंड एक आप हाथ डाल सकते हैं, ये जो चेस्ट वाल है, ये चेस्ट वाल का ऊपर, क्योंकि हार्ट हमारा किधर है, ये जो टाई हम लगाते हैं इसका लेफ्ट साइड में 2nd to 6th जो रिब केज है, 2nd to 6th रिब का नीचे हमारा हार्ट बैठा है। हार्ट कितना बड़ा है, हमारा जो मुट्ठी होता है, राइट हैंड का जो मुट्ठी का साइज होता है, ये हमारा हार्ट का साइज होता है। और इसका नॉर्मली ड्राई वेट होता है 250 से 300 ग्राम ड्राई वेट इसका। और यू विल बी सरप्राइज्ड, ये एक दिन में कितना बार पंप करता है। 1 मिनट में ये पंप करते हैं 70 to 75 टाइम्स। एक दिन में ये पंप करते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख, 1 लाख बार ये पंप करते हैं। और कितना ब्लड पंप करते हैं, ऑलमोस्ट 7000 लीटर्स ब्लड, 7000 लीटर ब्लड पंप करता है। एक सिंटेक्स टैंक जो होता है वो 1000 लीटर का सिंटेक्स टैंक आप देखा होगा, ऐसे 7 सिंटेक्स टैंक भर जाएगा आपका हार्ट जो आपके लिए पंप कर रहे हैं। तो इसका ये जो पंप होता है, हार्ट तो पंप है, वर्ल्ड का सबसे मार्वेलस पंप है। तो ये पंप का हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इधर हाथ डालिए, राइट साइड में देखिए, आपको एक धड़कन समझ में आ रहा है, धड़कन समझ में आ रहा है, तो इससे भी आप इसका हार्ट चल रहा है कि नहीं ये समझ में आ सकते हैं। सो इसको बोलते हैं एआरओए ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो एआरओए ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं इसको बोलते हैं CPR, कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन मतलब ये कोई भी कारण से इसका फंक्शन, कार्डियो मतलब हार्ट, पाल्मोनरी मतलब लंग्स, हार्ट और लंग्स एक साथ काम करता है। एक ऑक्सीजन ले रहे, एक ऑक्सीजन छोड़ रहे, पूरा बॉडी के लिए भेज रहे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह काम करते हैं। तो ये कोई भी कारण से हार्ट और लंग्स और दोनों का काम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो हम लोगों को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब आइदर हार्ट को रिवाइव करना है, रिससिटेशन मतलब रिवाइव और रेस्टोर, सो आइदर हार्ट का और लंग्स का। तो इसको हम लोग जो देते हैं इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैसे देते हैं, पेशेंट को पहले एक आप बिल्कुल खुला जाएगा, जिधर ऑक्सीजन है ये प्लेंटी ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, ओपन जगह में आप उसको कंफर्टेबली लेटा के, उससे पहले आपको चेक करना है पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं। कोई भी कैजुअलिटी के लिए आप पहले उनको पूछोगे, उसको जो व्हाट इज़ योर नेम और एनीथिंग, उनका लैंग्वेज में, ठीक है ना। अगर उनका के बारे में पूछिए, अगर उनका लैंग्वेज पता नहीं है तो आप आपका लैंग्वेज में बोलिए, ठीक है ना। वो आवाज़ दे रहा है कि नहीं देखिए, अगर वो आवाज़ नहीं दे रहे तो उनको थोड़ा सा धक्का दीजिए, फिर धक्का में भी नहीं हो रहा है तो उसको पेनफुल स्टिमुलस दीजिए। इसका ऊपर हम लोग जो ग्लैबेला का ऊपर प्रेस करते हैं, नहीं तो ये जो पिंच करते हैं, तेज पिंच करते हैं तो इसमें पेन होता है,
तो उसमें वो जग जाएगा। हो सके आंख बंद है तो आंख खुलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंट का कॉन्शसनेस लेवल कितना है। कॉन्शसनेस लेवल, पेशेंट कॉन्शस है तो आपको तो बोल सकते क्या प्रॉब्लम है, अगर कॉन्शस नहीं है तो आपको नहीं बोल सकते। तब आपको ये सब एआरओए, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करना है और उसका बाद उसको लेटा के आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए दो तरीका होता है, एक आपका साथ कोई है तो बहुत अच्छा है, दो आदमी सीपीआर देते हैं तो अच्छा है। एक एक्चुअली जो कार्डियक मसाज कैसे देते हैं हम लोग, पेशेंट को लेटाया, इसको हम फिक्स करते हैं, ये देखिए ये जो जगह है इसको ऐसे करके फिक्स करते हैं हम, ये उंगली का अंदर ये उंगली डाला, इसको टाइट से हम पकड़ते हैं और इसको जो चेस्ट, मैंने जो एपेक्स ऑफ द हार्ट बोला, दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। आपका जो निपल है, लेफ्ट निपल समझ लो, ये एरिया एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो इसका ऊपर ये स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टनम इतना एरिया ऐसे करके पूरा जो आप फिक्स किया, दोनों हाथ, क्योंकि एक हाथ से होगा नहीं, आपका पूरा बॉडी का आपको प्रेशर, आपका पूरा बॉडी का वेट से प्रेशर डालना है। और ये जो हैंड मूवमेंट होगा, ये बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, ये मेनली आपका ये जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट का ऊपर ये मूव करेगा, ओनली ये मूव करेगा, ये ठीक है ना, ऐसे फिक्स करके, ठीक है। सो ये हो गया आपका हार्ट का ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। कितना प्रेशर डालोगे? 2 से 3 इंच कंप्रेशन होना चाहिए, कम से कम तो 1 इंच मिनिमम कंप्रेशन। कोई टाइम में रिब फ्रैक्चर होता है, कोई टाइम में कॉमनली रिब फ्रैक्चर हो जाता है, इतना प्रेशर आते हैं, ठीक है। और इसका साथ साथ ही आप एक आदमी इसको एआर देगा, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग बोलते हैं हम लोग। यूजुअली क्या होता है, हम लोग माउथ टू माउथ डायरेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि किसी का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, इसीलिए हम, अगर हमारा पास कोई कपड़ा होगा तो अच्छा है, गॉज पीस वगैरह होगा तो अच्छा है, नहीं भी होगा तो हैंडकरचीफ होगा। अगर हैंडकरचीफ होगा तो आप इसको पतला करके इसका मुंह का ऊपर ऐसे लगाया और ये मुंह का ऊपर से फिर हम एयर पास करवाएंगे, ठीक है। और यूजुअली 1:4 रेशियो में 1, 2, 3, 4 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, 1, 2, 3, 4 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। मतलब 2 आदमी होगा तो ये है, अगर आप अकेला है तो आपको 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 करके उसको फिर एआर देना है। और ये आप पहले 5 मिनट किया और उसका बाद उसको फिर से एबीसी चेक करो। अगर उसका ये रेस्टोर हुआ तो मतलब वो पेशेंट बच गया। मिनिमम 30 कंप्रेशंस करीबन आप बोल सकते हैं। यस। और ऐसे आप साइकिल को रिपीट करोगे, ठीक है ना, साइकिल को रिपीट करोगे। बाई चांस आप अकेला है तो आप हेल्प करके चिल्ला भी सकते हैं, तो कोई सुन के आपका पास आ जाएगा, ठीक है। और आपका पास कोई सेकंड आदमी होगा तो उसका फ़ायदा दूसरा है। अगर आप अकेला सीपीआर भी दे रहे हैं तो वो जल्दी कोई एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, जे एक कैजुअलिटी नहीं हो सकते, 2, 4, 10, 20 कैजुअलिटी हो सकते हैं, मास कैजुअलिटी हो सकते। कोई एक जगह में एक बस एक्सीडेंट हो गया तो एक कैजुअलिटी नहीं, इसीलिए बाहर से भी हेल्प करके, मतलब लाउडली आप कॉल करोगे जी आई वांट हेल्प, कोई दूसरा आदमी आके हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये होता है सीपीआर, और ये सबके लिए जानकारी होना चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन होता है कोई कंट्री का, मेरे को तो लगता है जो कोई भी एडल्ट पर्सन को तो मस्ट ये पता होना चाहिए, इवन स्कूल कॉलेज में भी ये सीपीआर प्रैक्टिस कराना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइफ सेविंग। अगर आप लाइफ को सेव किया तब तो डॉक्टर सेव करेगा। डॉक्टर का पास तो आप बहुत बाद में जा रहे हैं, जब आपका प्राइमरी इंजरी हुआ, जब आप प्राइमरी एरिया में कैजुअलिटी हुआ तब जो बचाएगा। इसीलिए हम आर्मी में जब थे, हम BFNA करके
एक कैडर होता है, वो क्या होता है, कोई 8, 9, 10 पास वाला जो लड़का होता है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग ये सब कैजुअलिटी का बारे में, उसको CPR सिखाता है, उसको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सिखाता है, उसको ट्रायज हम लोग सिखाते हैं, हाँ मास कैजुअलिटी में क्या करना है वो सिखाते हैं। ये पूरा कोर्स उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं, हम लोग डेमो देते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों को ये पता नहीं है, हम लोग सोचते हैं मेडिकल होगा तो डॉक्टर और नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आर्मी में ये सबको मालूम है। ऐसे नहीं होता है जो आर्मी में हम गया, हम डॉक्टर है तो हम बोलेंगे जो भाई डॉक्टर हम हैं तो मेरे को फायरिंग का क्या ज़रूरत है। वो बोलते हैं अरे खुद का अगर लाइफ सेव करोगे तब तो आप दूसरा को करोगे। जब आपको कोई टेरर अटैक आएगा, कोई एनिमी आके आपको अटैक करेगा तो अब ये बोलेगा जी ये डॉक्टर साहब है, इसको गोली नहीं मारना है। तो आपका पास भी हथियार होगा, आपको पहले आपका काम होगा आपको खुद को सिक्योर करना, खुद का सिक्योरिटी पहले देखना है। तो इसीलिए सब आदमी को पता होना चाहिए जे कैसे CPR देते हैं, कैसे लाइफ को सेव किया जाए, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। हमारा कंट्री में हम देखते हैं लोग CPR के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। मैंने ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोगों को पूछते हैं कोई तो नाम सुना है लेकिन वो पूरा CPR फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। मैंने देखा, मैंने मेरीन कॉलेज में लोगों को, जो मेरीन कॉलेज का आदमी है उसको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो जब शिप में जा रहे हैं उसका साथ तो डॉक्टर हमेशा नहीं रहते। बट वो लोग भी CPR बोलने से बहुत ट्राई करके बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब कार्डियो 3 बार कार्डियो बोला, उसका बाद पाल्मोनरी उसको मालूम नहीं है। तो दिस इज़ कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन एंड यू मस्ट नो ABC ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आप ही का लाइफ है, दूसरा किसी का नहीं। आप आपका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आप जानते नहीं, लाइफ किसका ऊपर खड़ा है जानते नहीं, तो इट इज़ बहुत पैथेटिक बात है। और CPR आप किसी को भी सेव करना चाहते हैं तो CPR आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है लाइफ में, ठीक है। तो CPR तो आपको बता दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके वजह से आज लगता है मुझे हम सबको कुछ ज्ञान का इतना सारा ज्ञान मिला कि हम लोग अपने जीवन में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आप सभी को धन्यवाद, हमें इतना देर से हमें देखने के लिए और हमें हमारे ऊपर उम्मीद रखने के लिए कि हम और अच्छा कुछ लेके आएंगे सामने। नमस्कार, थैंक यू एवरीवन।